हेलो बच्चों। सो आई एम बैक अगेन। इस बार हमने पिछला पेपर 1 स्कोर किया था, तो पेपर 1 में हमारे 51 मार्क्स आए थे 60 में से। अब पेपर 2 करते हैं सेम टाइम लिमिट के अंदर कि भाई एग्ज़ाम में आप कैसे अटैम्प्ट करोगे इसे, क्योंकि देखो सॉल्व करने के बाद तुम्हें समझाना कि ये सोल्यूशन ये हो जाएगा, तो वो तो देखो सब कर ही रहे हैं। मतलब व्हाट्स यूनिक विद दिस कि मैं कैसे सोच रहा हूँ पेपर के बीच में, मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा। मेरी नॉलेज आपकी नॉलेज से कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, जितनी मेरी नॉलेज है मैं जनरली आप लोगों को दे ही देता हूँ। तो विद दैट सेम नॉलेज हम किस तरीके से पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, ये बेसिक स्ट्रैटेजी है जो हम लोग आज फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक लेट अस स्टार्ट द टाइमर यार। ठीक है, टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स टाइमर स्टार्टेड। पहला सेक्शन बात कर रहे हैं हम लोग, पेपर 2 की बात कर रहे हैं, जे एडवांस के। तो 4 क्वेश्चन हैं, ओनली 1 करेक्ट है, बहुत अच्छी बात है। +3 -1 सिंपल है। ठीक है, आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन पे जाते हैं। अ टेम्परेचर डिफरेंस जनरेटेड EMF इन सम मटीरियल्स। ठीक है, लेट एस बी दी EMF प्रोड्यूस्ड per unit and temperature difference between the ends of the wire, sigma electrical K, thermal conductivity, material of the wire, MLT, IK are dimensions of mass, length and time and temperature, current and temperature respectively. Dimension formula for quantity Z x square sigma y K is what? तो यार देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो है नहीं, बढ़िया है। पिछले वाले पेपर में तो पहला क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, स्ट्रेट फॉरवर्ड से लग रहा है। तो एस की डायमेंशन क्या होगी? एस की वोल्ट वाली डायमेंशन है, दिस इज एनर्जी अपॉन चार्ज। ठीक है, एनर्जी अपॉन चार्ज विच इज ml2t-2 अपॉन चार्ज विल बी AT। IT मतलब इन्होंने आई बोला हुआ है ना, तो IT मान लेते हैं। तो ठीक है IT, तो ठीक है, सो दैट इज़ ओके, ये देख लेंगे अपन लोग। फिर हमारे पास है एस स्क्वायर है सिग्मा। सिग्मा की डेंसिटी, सिग्मा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना? रजिस्टिविटी रो, 1/ρ होता है। 1/ρ विल बी अगेन ρ/a रेजिस्टेंस होता है, तो ρl/a रेजिस्टेंस होता है, तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस A/L, इस तरीके से आ जाएगा कंडक्टिविटी। और रेजिस्टेंस इज V/I एंड V/I वुड बी बेसिकली V इज एनर्जी अपॉन Q। तो Q तो IT हो जाएगा, IT इंटू आई स्क्वायर टी हो गया, L तो L है ही, अपॉन एनर्जी हो जाएगा ml2t-2, और एरिया जो है वो L स्क्वायर हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज हाउ सिग्मा विल प्ले आउट। एंड K इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी इज एनर्जी अपॉन टाइम, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज थर्मल कंडक्टिविटी इंटू एरिया L स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर को किससे थीटा से कर लेते हैं, केल्विन। एंड उसके अलावा एंड अपना क्या है अपॉन द लेंथ। ठीक है, तो ये L ऐसे कुछ कैंसिल हो गया। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाएगा एनर्जी विच इज़ ml2t-2। और आगे अगर हम लोग देख रहे होंगे तो ml2t-2 अपॉन टी स्क्वायर केल्विन, और L भी होगा एक, ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। ओके, अपॉन K में है, तो देखो इस तरीके से ये थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन K में है। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज ओके। अभी कह रहे हैं एस स्क्वायर सिग्मा बाई जेड। अच्छा, एस भी ना EMF प्रोड्यूस पर यूनिट टेम्परेचर है, पर यूनिट टेम्परेचर है ना, तो केल्विन को भी डिवाइड करना पड़ेगा, केल्विन को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, दैट इज़ ओके। एस स्क्वायर की बात की जाए तो हो जाएगा m² L4t-6 K-2 I-2, ये हो गया अपना। सिग्मा को मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा I2t -3, सॉरी t -3 नहीं, T3 होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं T3। एंड L में L³ नीचे आ जाएगा, तो L-3 हो जाएगा ये अपना, और M-1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अपना है
थर्मल कंडक्टिविटी विच इज ML/T-4K-1। ठीक है, तो अब देखो m का जो टर्म है अपना, यहाँ पे m में पावर 1 है या 0 है ये देख लेते हैं। m² m और ये m है। ठीक है, तो m में 0 पावर है, तो m में 0 पावर है तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, दिख गया हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद m के बाद ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों में से l भी 0 है, t भी 0 है। k की बात है एसेंशली, k की बात में अगर आप नोटिस करोगे तो k-2 k-1 है तो k-1 आ जाएगा, तो ये ठीक लग रहा है। एक और कंफर्म कर लेते हैं, l क्या हो रहा है, L4 l-3, तो बिल्कुल ठीक है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो सही लग रही है बात अपने को, तो हमारा बी आंसर आ जाना चाहिए इसमें। आगे चलते हैं, कितना टाइम हो गया, 5 मिनट हो, तो फिर गप्पे ही मारी थी ना स्टार्टिंग में। फटाफट से, टू कोएक्सियल सिस्टम सेम लेंथ एंड रेडियस √2r and 2r आर केप्ट, एंड टू कोएक्सियल सिलेंडर्स सेम लेंथ l विथ, ठीक है, 2 सिलेंडर ऐसे रखे हुए हैं, दिख रहे हैं। अगेन चार्ज ऑन इनर सिलेंडर इज Q एंड आउटर सिलेंडर जो है वो ग्राउंडेड है, आउटर सिलेंडर जो है वो ग्राउंडेड है, ठीक है। एंड annular region between the cylinders filled with material directly this is okay, imaginary plane of same length r and all, ठीक है, imaginary plane of same length l and this at a distance r from the common axis, this plane parallel to the cross section view of the arrangement is shown, ठीक है। ignore effects flux of electric field through the plane, इस प्लेन के थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी ये बताना है अपन को। तो Q चार्ज है, इस पर -Q चार्ज आ जाता है। अगर आप पोटेंशियल वाली आर्ग्यूमेंट कुछ फिगर आउट करना चाहोगे उसे लीनियर चार्ज मान के, तो ऐसे कुछ आ जाएगा। एंड देन अब कह रहे हैं फ्लक्स पास कितना कर रहा है थ्रू द प्लेन, ठीक है, इस प्लेन से कितना फ्लक्स पास कर रहा है ये फिगर आउट करना चाहते हैं अपन लोग। तो बेसिकली क्यू एन क्लोज निकल जाए तो काम चल जाना चाहिए, ठीक है, क्यू एन क्लोज निकल जाए तो काम चल जाना चाहिए। देखो ये लेंथ आर है, तो ये जो एंगल होगा अपना, ये लेंथ आर है और ये वाली लेंथ √2r है, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा। एंड सेम वेज यहाँ पे भी ये 45 डिग्री होगा, तो ओवरऑल 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। ये 90 डिग्री में कितना चार्ज आ जाएगा, इसका Q/4 आ जाएगा और उसका -Q/4 है। तो अगेन नहीं, -Q/4 तो आ जाएगा, वो नहीं करेंगे ना हम लोग, तो वैसे करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो इतना आ गया, दूसरे वाले के लिए जब नोटिस करोगे Q/4 आ गया, दूसरे वाले के लिए जब नोटिस करोगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा। और जब मैं यहाँ पे इसे कंसिडर करूँगा तो बी वाले में एंगल कितनी, ये लेंथ आर है, ये 2r है, तो इसमें जो बेसिकली cos थीटा है वो 1/2 हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, तो ये टोटल 120 डिग्री आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, तो ये -Q/3 आ जाएगा बाहर वाली सरफेस पे चार्ज। तो जो टोटल चार्ज आ जाएगा Q/4 -Q/3, इस तरीके से मैं सोच सकता हूँ, विच इज़ -Q/12 आ जाएगा। बट अगेन ये बोल रहे हैं फाइंड दी, आगे क्वेश्चन क्या है, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द प्लेन। फ्लक्स जो है वो हो जाएगा Q includes Q/12 ε0, इस तरीके से हम लोग सोचेंगे, है ना, सब्ट्रैक्शन के बाद। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है अपने पास यहाँ पे, तो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से जब हम नोटिस करेंगे तो चार्जेस कुछ इंड्यूस हो जाएंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/5 हो जाएगी, तो इंटू 5 ऐसे कुछ आ जाएगी सिंपली, तो इसलिए हमें 60 हो जाएगा, बच गया, ये ऑप्शन नहीं था। तो Q/60 ε0 कुछ, ये हमें इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो कोई परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ, इवेंचुअली गलतियाँ तो अपन से भी होती हैं, बट हाँ, यू टू बेसिकली अडेप्ट, दैट इज़ द की। एग्जाम के अंदर अडेप्ट करना है, वो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, थोड़ी वॉल्यूम कम है बच्चों के सेशन में, थोड़ा मेरे को लग रहा है, क्योंकि सॉल्व भी कर रहे हैं ना साथ में, तो मतलब समझ लो कि बस कहाँ हो ही रहा है, दैट इज़ द आइडिया। अब एज शोन इन द फिगर, यूनिफॉर्म रॉड OD' of length L is hinged at point O, okay, and held in plane vertically between two walls using two massless springs, दो massless springs से होल्ड करा हुआ है इसे, ठीक है, at top end as shown in figure 1. The rod is made to oscillate by a small angular displacement, frequency of oscillation is f1. On the other rod is made to oscillate by small, इसमें स्प्रिंग ऐसे लगा रखा है, एंड इस केस में जो फ्रीक्वेंसी f2 है, तो f1 की वैल्यू और f2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं कुछ एंगल से, ठीक है, ये
वर्टिकली रखा है। अगर हम थोड़े से एंगल से टिल्ट कर देते हैं तो अब एम जी को लेना नहीं लेना ये दिमाग में थॉट आ रहा है बार बार, बट ठीक कोई नहीं, ऐसे ले लेते हैं। थीटा एंगल से अगर हम टिल्ट करेंगे तो एम जी थीटा एक टॉर्क लगेगा, ठीक है। और उसकी वजह से जो टॉर्क लगेगा फोर्स की वजह से बेसिकली के एल थीटा इंटू एल और प्लस के एल बाई टू थीटा इंटू एल बाई टू। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। मुझे लग रहा है एम जी को ले रखा है, 5 का फैक्टर आ रहा है ना, तो कोई बात नहीं है। सो ये हमारा नेट रिस्टोरिंग टॉर्क एक केस में आ जाएगा। तो यहाँ से आर अल्फ़ा है ये, तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 5k L² से प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली दूसरे वाले केस में जब हम देखेंगे तो के L/2 आपका एलोंगेशन हुआ L/2 थीटा इंटू L/2 टॉर्क लगा, ये ट्वाइस हो रहा होगा क्योंकि दोनों है ना अपने पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा के L²/2 के प्रोपोर्शनल होगा अल्फ़ा जो होगा। तो F1 जो होगा वो 2π/ω होता है, सॉरी ω/2π, तो √5k समथिंग लाइक दैट अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई 4 अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सिमिलरली F2 जो हो जाएगा वो √ में KL²/2 आ जाएगा। तो √5/2 अपना जवाब आ रहा है। आई थिंक सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज है नहीं। अब जो निकल के आ रहा है आंसर तब ठीक है, मतलब मन में कहीं डाउट होगा कि यार सही है नहीं सही है, बट आंसर आ रहा है तो आगे चलते ना। टाइम का होता है पेपर में, 3 क्वेश्चन अपने हो गए हैं 10 मिनट, चलो टाइम वाइज अभी भी ठीक चल रहे हैं, इतने पंगा नहीं है। कंसिडर अ मास m2 kg रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट और मास m1 kg विद m1 वेरी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू m2। m2 kg का मास है जो रिवॉल्व कर रहा है m1 के अराउंड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हेवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम लाइटर स्टार एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ गामा kg/s। हेवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम द लाइटर स्टार एट कांस्टेंट रेट। देयर इज नो अदर लॉस ऑफ मास। द सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्टार देन दिस रिलेटिव चेंज 1/r dr/dt इज हाउ मच। मास उसको दे देंगे, अब किस तरीके दे रहे हैं ये तो हम जानना नहीं चाहते। बस आई थिंक जो इम्पोर्टेंट बात है dm1/dt जो है वो गामा है और dm2/dt जो है वो माइनस गामा है। और अगर मास को दोगे तो इन रेडियस की जो बात है, तो रेडियस जो होगा अपना वो हो जाएगा √gm1/r, ठीक है। ये क्या बोल रहे मैंने, जाओ, जो रेडियस होगा अपना इनके बीच का जो सेपरेशन है सर्कुलर ऑर्बिट और स्टार ऑफ मास m, rate of change, if then its relative rate of change, that is 1/r dr/dt और dr/r/dt, ठीक है। तो वो हम निकालना चाहते हैं। तो r का एक्सप्रेशन निकालना है हमें कि r का एक्सप्रेशन क्या है भाई, वेलोसिटी। ओके, तो अभी वेलोसिटी का रिलेशन होगा, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू √gm/r, ठीक है। ओके, v² इज इक्वल टू एसेंशियली gm/r, ऐसे कुछ gm1/r आ रहा है कुछ, मान लेते हैं। तो r जो है वो gm1/v² है। अब अगर ये सपोजिटली मास चेंज हो जा रहा है, m1 में से कुछ मास बढ़ जा रहा है और m2 में से कुछ मास कम हो जा रहा है, तो dr/r अगर मैं निकालता हूँ तो वो क्या होगा, dr/dt अगर मैं निकाल लेता हूँ, एक सेकेंड, dr/dt अगर मैं निकाल लेता हूँ हो जाएगा वो dm1/dt अपॉन v²। अगर मैं v को कांस्टेंट मान लेते हैं और 1/r से डिवाइड कर देते हैं, 1/r से अगर डिवाइड करेंगे तो 1/r जो है gm1/v² आ जाएगा। तो ये ऐसे कुछ आ गया। तो dm1/dt विच इज़ गामा अपॉन m1 इस तरीके से आ रहा है। अभी ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा, तो इसका मतलब कहीं पे तो हम कुछ मेजर गड़बड़ कर रहे हैं। तो दिमाग लगाने वाली बात है कि यार इसमें दोबारा कंसिडर स्टार ऑफ मास रिवॉल्विंग सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अनदर स्टार ऑफ मास m1 बहुत बड़ा है m2 से, ठीक है। तो m1 बहुत बड़ा m2 से, तो इसका मतलब तो हमें समझ आ रहा है कि m1 को रेस्ट पे रखो, m2 को रोटेट कराओ, कोई बात नहीं। हेवियर स्टार स्लोली एक्वायर्स मास फ्रॉम लाइटर स्टार एट कांस्टेंट रेट। जब वो मास एक्वायर करेगा,
ठीक है। तो मास एक्वायर करने पे व्हाट डू आई वांट टू कीप कांस्टेंट, डू आई वांट टू कीप वेलोसिटी कांस्टेंट और एनर्जी कांस्टेंट, ये दिमाग में अपने क्वेश्चन चल रहा है कि क्या कांस्टेंट रखना चाहिए। मान लेते हैं मोमेंटम को कंजर्व करने की कोशिश करें कि हम लोग कि यार जो m2 में जो चेंज आएगा मास में, वो वेलोसिटी जो है वो थोड़ी सी बदलेगी इस बार। एंड आप ये बोल सकते हो कि ये मान लेते हैं v0 है, और जो नई वाली वेलोसिटी होगी वो हम मान लेते हैं कि एक्चुअली में मान लेते हैं कि m2 की जो वेलोसिटी होगी v डैश विल बी इक्वल टू m2 इंटू m2 डैश इंटू v0, ऐसे कुछ m2 नॉट इंटू v0 ऐसे कुछ करना चाहेंगे तो एंड देन g m1 अपॉन में v डैश का स्क्वायर करेंगे तो वो m2 डैश के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, m2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम लोग। जो मुझे अभी के लिए ये कहानी थोड़ी बहुत लॉजिकल लग रही है मान लेते हैं, और m2 नॉट v0 ये सब टर्म्स आ जाएंगे, वो बाद में हमारे कैंसिल हो जाने चाहिए। अपॉन m2 विच इज़ m2 का स्क्वायर इधर कुछ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है लेट्स से। एंड ऐसा कुछ सोच रहे हैं अपन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, dr/dt करना है। अगर हमें dr/dt करना है तो m1 का रूट जो है m2 का स्क्वायर आ रहा है ना, तो m1 dr/r ही निकाल लें तो dm1/m1 प्लस 2dm2/m2, इस तरीके से सोचेंगे। जी बाय सम कांस्टेंट के है, ये पूरा कांस्टेंट मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए बस। आई थिंक लेट्स जस्ट वी हैव टू ट्राई क्लोजिंग दिस क्विकली। कांस्टेंट है, टाइम कितना हो गया, बहुत टाइम लगा दिया इस क्वेश्चन के अंदर ना, आगे बढ़ जाना चाहिए मुझे, बट जस्ट एक स्टेप और कर लेते हैं। ऐसी फीलिंग आती है ना हमने, बट एक बार बस मेरे को एक आइडिया है। ये तो कांस्टेंट है ये वाला टर्म पूरा, तो m1 इंटू m2 का स्क्वायर है सॉर्ट ऑफ, इस तरीके से है, ठीक है। और ये r है बेसिकली, जो हमें समझ आ रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dr/dt करेंगे हम लोग, तो हमें समझ आ रहा है k dm1/dt विच इज़ माइनस गामा, और m2 स्क्वायर विच इज़ प्लस गामा, सॉरी माइनस गामा m2 स्क्वायर प्लस 2k m1 m2 गामा, इस तरीके से कुछ आ रहा है। और r से डिवाइड कर लेंगे तो k m1 m2 के स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं ऐसे, तो k तो कैंसिल ही हो गया, तो m1 m2 का स्क्वायर माइनस गामा m2 स्क्वायर, माइनस गामा बाई m1 प्लस 2 गामा बाई m2, ओके। आई डोंट नो, तो +3 -1 था, तुक्का तो क्या ही मारूंगा, आगे चलते हैं। टाइम भी लगा दिया और कुछ मिला भी नहीं, कोई बात नहीं, जो भी है वो तो देखेंगे आगे। आगे चल रहे हैं अपन, तो जो सेक्शन 2 है इसका, वो कुछ मेरा सिस्टम आई थिंक क्रैश कर रहा है, सॉरी। ठीक है, सेक्शन 2 जब हम नोटिस करते हैं तो सेक्शन 2 में 4 क्वेश्चन है, मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है, पार्शियल मार्किंग है, ठीक है। आगे चलो बस, चलो इतना समझ गया। तो positive point charge of 10⁻⁸ coulomb is kept at distance 20 centimeter from the center of a neutral conducting sphere of radius 10। so एक conducting sphere है, उसके सेंटर से एक conducting sphere है अपने पास, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर पे रखा है हमने एक पॉइंट चार्ज Q, न्यूट्रल है, ये R मान लें तो ये 2R डिस्टेंस है, ठीक है। द ग्राउंडिंग इज देन दिस स्फीयर इज देन ग्राउंडेड एंड द चार्ज ऑन द स्फीयर इज मेजर्ड।
स्फेयर को ग्राउंड कर दिया है अपन ने। ग्राउंड करने का मतलब है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 होना चाहिए एंड देन चार्ज ऑन द स्फेयर इज मेजर्ड, ठीक है। द ग्राउंडिंग इज द रिमूव सबसे पॉइंट चार्ज मूव बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर टेकिंग दिस बिफोर ग्राउंडिंग कितना ग्राउंडिंग की वजह से चार्ज फ्लो करेगा वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में पोटेंशियल के लिए यार अपन ये मान लेंगे कि इस पर यू डैश चार्ज अगर आ गया तो के सेंटर पे जो कंट्रीब्यूशन होगा वो वेरिएबल होगा, बट सेंटर पे आप पोटेंशियल निकाल सकते हो। वीसी 0 होना चाहिए क्योंकि कंडक्टिंग है तो पूरा का पूरा चार्ज 0 हर जगह 0 होगा, ठीक है। के क्यू डैश अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन 2r इज इक्वल टू 0 है। तो क्यू डैश की वैल्यू अपन को पता चल गई कि -q/2 है, ठीक है। और क्यू डैश की वैल्यू जब मुझे पता चल गई कि -q/2 है तो फिर मैं यहाँ से समझ सकता हूँ कि कितना चार्ज फ्लो किया होगा। चार्ज जो फ्लो किया होगा वो फ्लो किया होगा कि बिफोर ग्राउंडिंग पूछा है इन्होंने पोटेंशियल ना। पोटेंशियल वो तो बिफोर ग्राउंडिंग तो सिंपल ही था, के क्यू/2r आ जाएगा। के क्यू इज़ 10⁻⁸ अपॉन 2 टाइम्स r इज़ 0.1 और k की वैल्यू जो है वो है 9 × 10⁹, ठीक है। तो अगर हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो हमें देखो कितना मिल रहा है। हमारे को ये जो कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा होगा वो आ रहा होगा 900/2 450। ये पहला ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है, समझ आ रही है बात। जो दूसरा ऑप्शन है चार्ज फ्लोइंग टू दिस वे ग्राउंडिंग की वजह से चार्ज है तो -q/2 जाएगा, -q/2 जाएगा ना तो 1/2 ऑफ 10⁻⁸, ठीक है। तो विच इज़ सेम एज 5 × 10⁻⁹ तो स्फेयर टू ग्राउंड ये ठीक है। आफ्टर द ग्राउंडिंग चार्ज ऑन द स्फेयर इज -5 × दिस, ये बात भी ठीक है कि इतना आ जाए। फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर इज व्हाट। अब एक्चुअली में इसको दूर ले गए ना अपन, दूर ले गए तो पोटेंशियल की बात करोगे तो जो नया चार्ज है इस पर उसकी वजह से पोटेंशियल जो है वो है k -q/2 अपॉन r प्लस के क्यू। अब कितना डिस्टेंस और लेके गए थे 10 सेंटीमीटर फर्दर अवे, के क्यू/3r ऐसे कुछ है। तो 1/2 माइनस में के क्यू/6r आ जाएगा, -k/6r। अच्छा -k/2 चार्ज है और डिस्टेंस वो है। और k/r की वैल्यू जो थी अभी हम देखे थे 900 है, तो 900 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 150 आएगा। तो ये तो गलत आ रहा है ऑप्शन अपना, तो मैं ठीक है चलो जो भी है। तो ये आपके 3 ऑप्शन ए बी सी यहाँ पे आ रहे हैं। डी थोड़ा सा निकालने में ऐसा लग सकता है कैलकुलेशन पंगा, बट अब जब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा ना, मतलब अब इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपना जो टाइम हुआ है, अगर मैं टाइम देख पाऊँ तो, क्योंकि सिस्टम ही पूरे लग रहा है ऑल टुगेदर क्रैश कर गया है, ठीक है। तो टाइम जो है 22 मिनट हो गया और फिर अब देखते हैं आगे। छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है 2 आइडेंटिकल कॉन्केव मिरर्स ईच ऑफ फोकल लेंथ f आर फेसिंग ईच अदर एज शोन इन द फिगर। The focal length f is much larger than the size of the mirrors. Okay. Radius काफ़ी ज़्यादा है तो that is okay. Glass slab of thickness t and refractive index and not is kept in equation from the mirrors and perpendicular to the comb is embedded in the center of the slab and for the to be formed on S itself. Which of the following distance between the two mirrors is are correct? For the image to be formed on S itself, symmetrical situation है, किसी एक तरफ से बना दोगे दूसरे पे तो बनी जाएगी, ठीक है। एक बात है कि यहाँ से रेस गई और यहाँ पे जाके टकरानी है, तो जो इसमें शिफ्ट होता है ना यार, देखो शिफ्ट जो है ना, शिफ्ट आएगा t/2 1 - 1/n0, ठीक है। इतना शिफ्ट आएगा तो इतना टूवर्ड्स दी ग्लास स्लैब शिफ्ट होगा। तो एक्चुअली में जो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे हमारा वो 2f होना चाहिए। तो ये 2f प्लस इतना, ये जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज फॉर द इमेज टू बी फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस बिटवीन द 2 मिरर्स इज करेक्ट। 2 मिरर्स के बीच करनी है ये, तो डिस्टेंस आ जाएगा सोर्स और उसके बीच का, और एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस इधर भी हो जाएगा। फोकल लेंथ f है तो 2f प्लस 1 - 1/n0 t/2 इंटू दिस, तो इसको 4f टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका वो जाएगा 4f प्लस t इंटू 1 - 1/n0, ठीक है। तो ये देखो 4f इंटू 1 - 1/n0 ये वाला ऑप्शन ठीक आ गया।
6 का ऑप्शन ए ठीक आ रहा है। आगे चलते हैं, टाइम बहुत कम बचा है ना, अब हम वेट नहीं कर सकते इस बात का कि वी विल वेट कि हम बहुत देर लगा लें क्वेश्चन के अंदर। 6 इन्फिनिटी लार्ज एंड थिन नॉन कंडक्टिंग शीट्स आर फिक्स्ड इन कॉन्फ़िगरेशंस 1 and 2 as shown in the figure. The sheets carry uniform surface charge density which indicate in terms of sigma naught. Okay. The separation between two is 1 micrometer. Various region sheets are denoted as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and sigma naught की वैल्यू दे रखी है। the following statement is correct. In region 4 of the configuration, the magnitude of electric field is 0. रीजन 4 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, रीजन 4 है जो कॉन्फ़िगरेशन का, उसमें अपन देखना चाह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। एक्चुअली कंडक्टिंग भी ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वरना फिर भी मुझे लग रहा है 0 तो ठीक है। एक्चुअली कंडक्टिंग में क्या ना, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मेरे को सोच में आ रही है कि अगर मैं कंडक्टिंग भी मान लूँगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं चलो देख लेता हूँ, फोर्स फील्ड की बात कर लेता हूँ, तो इसमें देखो इन दोनों की वजह से कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों की वजह से कैंसिल हो जाएगी, इन दोनों की वजह से भी कैंसिल हो जाएगी, तो 0 आ जाएगी ना, तो ठीक है बात है। इन रीजन 3 ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। इस वाले रीजन में देखोगे तो इन दोनों की वजह से कैंसिल हो गई, इन दोनों की वजह से कैंसिल हो गई, इसकी वजह से सिग्मा नॉट बाई 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रही है, इंटू 2 हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी इधर की तरफ, राइट की तरफ, तो ये गलत हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द लास्ट शीट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन 1 इज़ 5 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें अपना यहाँ पे, तो यार एक्चुअली में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी पड़ेगी। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ना यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखेंगे तो इधर की तरफ आ जाएगा, इन सब दोनों की वजह से कैंसिल, इधर की तरफ आ जाएगा सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें इस पॉइंट पे कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट पे इधर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, सेम सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी इधर की तरफ सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो एक्चुअली में आपको पता चल जाएगा सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इंटू 3D जो भी डिस्टेंस है इनके बीच का, ठीक है। तो सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 इंटू 10⁻⁻9, एप्सिलॉन नॉट कितना है, 9 इंटू 10⁻12 इंटू 3 इंटू D, डिस्टेंस कितना है 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6, है ना। तो यार बच्चों देखो ये 9 तो कैंसिल हो गया, और ये 1000 हो गया, और 3000, ये 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर है ना, तो ये तो गलत ही आ रहा है। बड़ा ये अजीब सी बात है, इतना ज़्यादा गैप कैसे कर दिया इन्होंने। माइक्रो है ना, माइक्रो -6 है, ये 10⁻6 है, ठीक है। तो ये 10⁻6 और ये कैंसिल हो गया, तो 3 वोल्ट आना चाहिए था ये पोटेंशियल डिफरेंस। ओके फेयर इनफ, लेट्स सी। 5 वोल्ट तो नहीं समझ आ रहा, 3 वोल्ट ही आ रहा है। अच्छा 5 गलती करेंगे ना लोग, सब में ले लेंगे यहाँ पे। पोटेंशियल फर्स्ट एंड लास्ट शीट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन 2 इज़ 0। कॉन्फ़िगरेशन 2 में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट शीट में, तो देखो यार यहाँ पे जो फील्ड है इन दोनों की कैंसिल हो रही है। 1 वाली पॉइंट पे फील्ड जब देखेंगे हम लोग तो इन सब की कैंसिल होके इधर की तरफ आ जाएगी सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे जब देखेंगे तो इन दोनों की वजह से इधर सिग्मा नॉट, इधर सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे जब देखेंगे तो इन सब की वजह से कैंसिल, उसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे भी सिमेट्रिकली इधर की तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी सर, और इधर की तरफ भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो ठीक है। तो फिर अगर ऐसा मान लिया जाए तो 1 2 3 4 5 रीजन है। पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट एंड लास्ट शीट में 0 तो इस बार नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सिर्फ। क्या करें अब, जो आ रहा है ठीक है। टाइम कितना हुआ है, 28 मिनट हुए, 7 क्वेश्चन हुए हैं बस। अभी स्पीड काफ़ी कम चल रही है, आगे बढ़ाना पड़ेगा, बकअप करो। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट ऑपरेटिंग इंजन ऑपरेटिंग विथ हॉट रिजर्वायर केप्ट एट टेम्परेचर 1000 केल्विन इज 0.4। एफिशिएंसी 1 माइनस टी बाई 1000 इज 0.4.6, तो टी की वैल्यू 600 है। इट्स एक्सट्रैक्ट्स 150 जूल ऑफ हीट पर साइकिल फ्रॉम दी हॉट रिजर्वायर। ओके, तो Q in 150 है,
एंड वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस बीइंग फुली यूज्ड टू रन अ हीट पंप विच हैज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 10। एक इसको एक हीट पंप, तो वर्क जो हो जाएगा अपना यहाँ पे, वर्क जो जाता है क्यू इन माइनस क्यू आउट हो जाता है, एफिशिएंसी 0.4 है ना, 0.4 एफिशिएंसी है, तो 0.4 इंटू 0.4 बाई क्यू इन, जो क्यू इन जो है वो 150 60 हो जाएगा, 60 जूल। ठीक है, तो वर्क एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कार्नोट इंजन वन साइकिल इज 60 जूल, ठीक बात है। उसके बाद कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो 10 है, तो हॉट रिजर्व टेम्परेचर 300 केल्विन पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वाला जो है। ओके, हॉट रिजर्वायर ऑफ द पीट पंप इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द कार्नोट साइकिल इज दिस, ये बात भी ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो 300 केल्विन है। तो फिर रिमेंबर द फॉर्मूला, 2/η-1 करते थे ना हम लोग, 1/η-1 करते थे, C बाई उसका जो COP होता था अपना, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता था, तो 10 जो है तो 1/η-1 है, ऐसी कुछ फीलिंग होती थी अपन को। और अगेन दैट वुड बी बेसिकली ईटा डैश की जो वैल्यू है दैट इज़ 11, तो ईटा डैश 1/11 आ जाएगा। एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी 1/11 आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि एंड अगेन सो दिस वुड बी हीट पंप जो है अपना, हीट पंप के अंदर एफिशिएंसी 1/11 है, तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि वो जो उसका 1 माइनस टी कोल्ड बाई टी हॉट होता है, वो उसका बेसिकली 1/11 है, तो दैट वुड बेसिकली मीन 10/11 जो है टी हॉट बाई टी कोल्ड हो जाएगा। और टी कोल्ड की अगर आप बात करोगे तो वो 10/11 इंटू टी हॉट 300, 9/10 होता तो फिर भी समझ आता, बट ये तो नहीं आ रहा है कुछ समझ। हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ हीट पंप, हीट पंप में हमारा होता क्या था, हीट पंप में होता था हम वर्क करते थे कंप्रेसर के रूप में, एंड हम लोगों का कुछ क्यू इन होता था और क्यू आउट होता था, एंड COP वॉज एसेंशियली वर्क डिवाइडेड बाय जितना हमने काम की, सॉरी जितना क्यू आउट हमें मिला, क्यू इन जितना हमें मिला, डिवाइड बाय वर्क, विच यूज टू बी, अगर हम लोग इसे देखें तो 1 माइनस क्यू, सॉरी अगेन, अगर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सो दैट वुड बी, ये हमें 10 दे रखा है, तो क्यू इन तो यहाँ से ये अगर 10 है तो क्यू इन की जो वैल्यू है, जो हीट हॉट रिजर्व इज ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन, तो वर्क हमें पता है कि 60 है, तो क्यू इन जो होगा वो 600 जूल होगा। हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर ऑफ द हीट पंप, हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर, क्यू आउट निकालना है ना हमें, तो क्यू आउट जो आएगा वो आएगा क्यू इन प्लस डब्ल्यू, तो एंड दैट वुड बी ये ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है अपने को भी, अगेन आई डोंट नो, इसमें ना कुछ टॉपिक थोड़ा सा घूम जाता है दिमाग में, बट कोई बात नहीं है। मतलब देखो एक सेकंड के लिए ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन होना चाहिए, ये क्यों नहीं सॉल्व हो रहा अपन से। हाँ, टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर द हीट पंप 270 केल्विन, हीट सप्लाई टू द हॉट रिजर्वायर, एक सेकंड में इसके अंदर देखो डब्ल्यू क्यू इन क्यू आउट, ठीक है। बेसिकली जो अपना ये वाली साइकिल है ये उल्टी हो जा रही है, ठीक है, ये साइकिल उल्टी हो जा रही है, ये साइकिल उल्टी होने का मतलब है कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ हो जा रही है। तो यहाँ पे इधर इस बार क्या होगा, इधर जितना वर्क कर रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में उतना ही हीट भी होगी अपनी, तो फिर
चलो आई विल कम बैक टू दिस ना, मतलब ये दिमाग में चल नहीं रहा है थोड़ा सा, ये दोनों मार्क करके आगे चलते हैं, फिर आई विल कम बैक टू दिस। मार्क ब्लैकआउट होने लग जा रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, विल कम बैक टू दिस। वापस आते हैं, अभी इसमें चलते हैं 9-10 में, क्योंकि टाइम नहीं है ना ज़्यादा, कॉन्सेप्ट तो नहीं बना सकते ना इस क्लास के एग्ज़ाम के अंदर। देखते हैं बचेगा टाइम, शायद देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर न्यूमेरिकल वैल्यू 8 क्वेश्चंस +4 0। कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and mass m, charge carries charge q, sphere is rotating about an axis passing through its center with uniform angular speed omega। ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है q/2m, q/2m, अल्फा टाइम्स q/2m। ओके 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 ओके। अब देखो थोड़ा सा पंगा यहाँ पे ये है कि अब q/2m कुछ लोग डायरेक्टली सोच लेंगे इसे, बट q/2m नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है ना, तो कंडक्टर है तो सेल की तरह होगा, तो जो आपका एंगुलर मोमेंट, जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट को मुझे पता है m/l का रेशियो q/2m होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हो जाएगा q/2m टाइम्स l कितना होगा, अगर शेल होता हमारे पास तो शेल के केस में जो हमारा l होता दैट वुड बी 2/3 mr² ओमेगा, दैट वुड बी q ओमेगा r²/3, राइट। आई एम श्योर आपको समझ आ रही होगी बात। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि ये अल्फ़ा की जो वैल्यू है, लेकिन सर ये तो m/l हो जाता उसके लिए, शेल के लिए, तो m की वैल्यू हमें पता चल गई ये है, और l की वैल्यू जो है सॉलिड स्फीयर वाली 2/5 mr² ओमेगा, ठीक है, तो ये ओमेगा mr², ये हो गया 2m, 5/3 1.67 इसका हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन एटम इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν1 and ejects the electron with kinetic energy 10 electron volt। Hydrogen atom initially at rest in its ground state absorbs a photon of frequency ν1 and ejects the electron with kinetic energy 10 electron volts। The electron then combines with a positron। H∈1 जो है वो बेसिकली ग्राउंड स्टेट में है, तो 13.6 + 10 इतना 23.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन करता है, तो पॉजिट्रॉन एटम इन ग्राउंड स्टेट एमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी ν2, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पॉजिट्रोनियम में अगर आप देखोगे तो जो mv²/r है वो अपने को ये पता है ना, वेलोसिटी m से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एनर्जी 1/2 हो जानी है उसकी, क्योंकि m के प्रोपोर्शनल होती है ना एनर्जी, तो एनर्जी m की, क्योंकि वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, तो फिर एनर्जी जो होती है m के प्रोपोर्शनल हो जाती है, ½ mv² की प्रोपोर्शनल रहेगी ना, जो भी है प्लस, जो भी माइनस प्लस में जो भी होगा, ठीक है, तो m/2 हो जाएगा, तो एनर्जी उसकी ग्राउंड स्टेट में हो जाएगी 5, तो 10 + H∈2 जो होगा अपना वो होगा 10 + 0.6, 13.6 का 8 कितना होता, आधा कितना हो जाएगा 6.8, विच इज 16.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पता नहीं, ज़रूरत है भी नहीं है, बट निकालना। सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजल्टिंग फोटोन मूव्स विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। अच्छा जी, अच्छा जी, इसको देखना पड़ेगा अपन को कि क्या हुआ इसमें, क्योंकि एनर्जी एक्चुअली कम नहीं हुई, वो क्या हुआ कि वो मिला ना उसके साथ, तो उसकी वेलोसिटी 2mv हो जाएगी, तो v/2 हो जाएगी ना काइनेटिक एनर्जी, v/2 तो स्क्वायर में, हाँ ठीक है, एनर्जी का लॉस जो है एक्चुअली में वो जाएगा ना वहाँ पे, ये 10 + 6.8 नहीं होगा, वो होगा 6.8 + समथिंग, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, अमेजिंग बात हो रही है। 2 फोटोन एनर्जी, ठीक है, तो 6.8 प्लस में जो लॉस इन एनर्जी होगा वो भी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 6.8 + 5 कितना हो गया, आता ही हो गया उसका इफेक्टिवली 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एंड जिनके बीच का गैप आ गया वो भी 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा। अमेजिंग बात आ रही है, ठीक है, ग्रेट। आगे चलते हैं बच्चों,
अगला प्रश्न मेरा पेन यहाँ पे कुछ पंगा कर रहा है चलने में, बट कोई नहीं, वी विल मैनेज, विल पास थ्रू इट। अब होती हैं प्रॉब्लम्स, एडवांस में भी होती हैं। टाइम क्या हो गया? 39:25। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। An ideal monatomic gas of n mole is taken through a cycle WXYZ, W consisting of consecutive adiabatic acid, quasi-static VT ग्राफ है। ओके, P by T एडियाबैटिक आइसोबारिक। ओके, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस दिस वॉल्यूम दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली द एब्सोल्यूट टेम्परेचर गैस TW एट द पॉइंट W इज nRTW इज इक्वल टू 1 जूल। The universal gas, then amount of heat absorbed the gas along the path XY is how much? Amount of the gas absorbed is how much? Okay, monatomic gas है। अब वो W से X पे, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो हम देखो हीट का तो फॉर्मूला हमारे लिए सिंपल सा ही है, NCP डेल्टा T, राइट। फॉर दैट आई विल सिंपली राइट NCP मोनोटॉमिक गैस के लिए 5R/2 हो जाएगा, डेल्टा T विल बी TY माइनस TX। ठीक है, अब TY माइनस TX कैसे निकल सकता है? अब इन्होंने अपने को बता रखा है कि TW बता रखा है कि TW जो भी है, तो TW की तरफ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम दे रखा है, PV रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट होता है ना, तो PV को लिख दो आप कि P जो है वो टेम्परेचर अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा, तो TV रेज़ टू पावर गामा-1 कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। और जो गामा की वैल्यू 5/3 है, गामा-1 जो है वो 2/3 हो जाएगा, तो TV2 रेज़ टू पावर 2/3 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब W पे जो वॉल्यूम है वो है 64 और X पे जो वॉल्यूम है वो है 125, इधर रखा है। तो W पे 64 है और X पे 125 है, तो बेसिकली अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो T डैश जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा, और T मेरे को तो ये सोचना है भाई, देखो TX इंटू 64 सॉरी इंटू 125, TX इंटू 125 रेज़ टू द पावर 2/3। कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं है, वैल्यू ऐसे दे रखें, TW रेज़ टू द पावर 64 है ना, तो 64 रेज़ टू पावर 2/3, तो TX मुझे पता चल जाएगा TW इंटू में 64 रेज़ टू पावर 2/3 कितना हो जाएगा, तो 1/4 क्यूब 16/25, ठीक है, 16/25 हो गया। तो TX इज 16/25 ऑफ TW, बहुत ही अच्छी बात है। एंड TY क्या होगा? TY जो होगा हमारा बच्चों, TY निकालेंगे तो TY तो आइसो कैसा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है ना, तो प्रेशर से कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर डबल हो रहा है तो टेम्परेचर भी डबल हो जाए, TY हो जाएगा 2 टाइम्स TX। ठीक है, तो अगेन वही हम लोग बोलेंगे N इंटू 5R/2, ये सब समझ आ गया अपने को, TY माइनस TX, तो N इंटू 5R/2 2TX डाल देंगे तो TX आ जाएगा ये, और TX इज 16/25 TW। ठीक है, तो 16 8 हो जाएगा, 25 में 5 हो जाएगा, 8/5 ऑफ nRTW विच इज़ 1, तो यहाँ से समझ आ जाएगा 1.6 जूल, अपना जवाब आ जाएगा 1.60, जो भी हम देना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। रुकना नहीं है बच्चों, मन करता है छोड़ने का, बट करते रहना होता है, यही सारा गेम होता है एडवांस के पेपर में, रुकना नहीं होता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अबव द इक्वेटर इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट फिक्स डिस्टेंस R1। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अर्थ के इक्वेटर के अबव फिक्स डिस्टेंस पे स्टार्ट करते हैं, तो ये R1 तो जियो स्टेशनरी, ठीक है, R1 तो हमें पता है। द सेकंड सैटेलाइट ऑर्बिट प्लेन अपोजिट डायरेक्शन to the rotational distance R2 from the center of the earth, such that R1 is 1.21 times R2. The time period of the survey measurement is 25/4/P. Okay, time period of the satellite कितना होगा, R2 है ना, तो हमें ये देखना पड़ेगा वो कब साथ में आएंगे दोनों।
अच्छा जी, तो एक अगर मान लेते हैं T1 है, एक केस में टाइम पीरियड जो है T1 है इन केस ऑफ R1, तो T1 इज प्रोपोर्शनल टू जी एम ओमेगा नहीं पूछा, टाइम पीरियड पूछे ना, जी एम बाई आर, मतलब अर्थ के मास से प्रोपोर्शनल है आर रेस टू पावर 3/2 से, R1 रेस टू द पावर 3/2 से जो T1 प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सिमिलरली T2 जो है वो R2 रेस टू द पावर 3/2 से प्रोपोर्शनल है, विच इज़ असेंशियली अगेन हमें देख सकते हैं कि T2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3/2 करोगे तो 1.1 आ जाएगा, और उसको पावर 3 करोगे तो 1.21, 1.1 का रूट और 1.1, 1.21 इंटू 1.1 जब हम करते हैं तो कितना आ जाता है, 121, 121, 1331, सो 1.331, सो 1.331 T2 आ जाएगा। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से मेजर कर रहे हो आप, तो एक्चुअली में जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो टाइम्स T1 ऐसे कुछ बोल सकते हो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के केस में आप देखोगे तो ये डबल हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड जो आएगा वो आ जाएगा, क्योंकि डबल तो नहीं, मतलब एक ऐसे घूम रहा है दूसरा ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं तो अपन ω1 प्लस ω2 बोल दें तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω1 प्लस ω2 हम बोल सकते हैं। एंड ω1 प्लस ω2 में बेसिकली ω1 प्लस ω2 बोल सकते हैं, सॉर्ट ऑफ एंगल तो उतनी देर बाद ही कवर करेंगे ना, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दैट वुड बी, अगर हम लोग देखेंगे ω1 प्लस ω2 जो होगा 2.331 कुछ ऐसे आ जाएगा, तो जो अपना ओरिजिनल था उसमें 2.331 कुछ ऐसे आ जाएगा, तो 2.33 लग रहा है इसका जवाब जो लग रहा है। 12 क्वेश्चन, टाइम 47 मिनट्स, बिल्कुल टिट्टो चल रहा है, टाइम नहीं बस इतना 2.331 आ रहा है, कुछ निकाल लेंगे। देखो मतलब मैंने कैलकुलेशन वही मेरे डिनोमिनेटर में दिखा 2.33 आ रहा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐड कुछ हो जाएगा ना, ω1 ω2 की जब करेंगे तो 1.331, और वो कुछ किसी तरीके से वो कहीं ऐड होते हुए लग रहे हैं मुझे कि टाइम पीरियड में ऐड हो रहे होंगे, सही में कर रहे होंगे क्या ऐड वो। चलो देखते हैं। Left and right compartments of a thermally isolated container of length L are separated by a thermally conducting movable piston of area A. Left and right compartment filled with 3/2 and 1/2, 3/2 1 mole of idle gas respectively. And left compartment piston is attached by a spring. ठीक है, बाद में करते हैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ना। तो 3/2 और इस तरीके से देखते हैं, तो इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट ऑफ द पिस्टन इज अटैच्ड बाय अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड नेचुरल लेंथ 12/5। तो गाइज अगेन क्या होगा, लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट फिल्ड विद 3/2, लेफ्ट कंपार्टमेंट पिस्टन इज अटैच्ड बाय स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K नेचुरल लेंथ 12/5। इन द thermodynamic piston is a distance L/2 from the left and right edges of the container। 12/5 और L/2 जब हम सेपरेट करेंगे तो 4L/10 और 5L/10, L/10 इलोंगेशन है इसमें, स्प्रिंग में L/10 इलोंगेशन है, ठीक है। तो ग्रेट, और फर्दर piston is at distance L/2, this is this, under the pressure in the right compartment is P is equal to KL/A, value of alpha is, अच्छा तो गाइस देखो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग दोनों साइड टेम्परेचर बराबर है, तो इसमें PV जो है nRT के बराबर है, वॉल्यूम सेम है, तो इसका जो प्रेशर है उसको आप कुछ बोल सकते हो C टाइम्स नंबर ऑफ मोल से प्रोपोर्शनल होगा,
C इंटू 3/2, और इसके प्रेशर को बोल सकते हो C इंटू 1। ठीक है, अब इधर से राइट की तरफ फोर्स लग रही है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा है, तो 3C/2 माइनस C जो है वो KL/10 के बराबर है। टेलिंग मी की जो C की वैल्यू आ गई वो KL/5 आ गई, और हमें निकालना क्या है, प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट। ठीक है, प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट तो KL/5 आ जाएगा। अगेन एरिया वेरिया तो ठीक है, वो एरिया से डिवाइड कर देंगे तो इनटू एरिया है, तो KL/A नीचे आया, फोर्स बाई एरिया ऑब्वियसली नीचे आएगा, एरिया फोर्स नीचे आएगा ना, एरिया तो ठीक है, हाँ ठीक है, तो KL/5 है, तो 1/5 हमारा ये जवाब है। जब प्रेशर इन दी राइट कंपार्टमेंट है तो 1/5 आपका आंसर आ रहा है, तो 1/5 में अपना 0.20 ऐसे मार्क कर देंगे। देखो हर एक क्वेश्चन मेहनत करवा रहा है, सो ऑब्वियसली लग रहा है टाइम, तो कोई बात नहीं है। इन YDSC एक्सपेरिमेंट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लास वेजेस A एंड B, 2 ग्लास वेजेस A and B having refracting 1.7 place in this separation between this, let's say T equal to 2 millimeters, shortest between this, let's say 2 meter, the distance of the negligible distance of the thing is T equal to 12 micrometer. Value of L as shown in the figure is 1 millimeter. L is this, okay, ठीक है, and then neglect any refraction of the slanted interface of the wedge due to the combination of the wedges, the central maximum shift in by, okay, प्लीज़ देखो समझो इस बात को, ये एक ट्रायंगल की कहानी है इफेक्टिवली, ज्योमेट्री है ये, देखो ये ये 1 मिलीमीटर है और ये 12 माइक्रोमीटर है। एक केस में वो इतना डिस्टेंस मूव कर रही है, एक केस में वो दूसरे में मूव कर रहा है। ठीक है जी, बस ये देखना है कितने में कितना मूव कर रहा है। 1 मिलीमीटर और ये 12 मिलीमीटर है, और ये जो पूरा का पूरी जो थिकनेस है इसकी, ये 1.7 है और ये 1.5 है, और जो पूरी की थिकनेस है, तो ये थीटा एंगल तो निकल सकता है ना, tan थीटा वुड भी, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसे इस तरीके से, ये है थीटा विल बी h, ये जो h बाई ये टोटल जो है हमारा 2 मीटर 1/1, थीटा जो है h बाय h मान लेते हैं, h दे रखा है अपने को 12 माइक्रोमीटर, ये t दे रखा है ना, तो tan थीटा जो है वो है t बाय ये जो है d अपना, d के बाद वो बहुत छोटा है तो t बाई d मान सकते हैं एक सेकंड के लिए। अब इधर देखोगे आप, ठीक है, ये अगर L है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा L इंटू tan थीटा LT/D, और ये हो जाएगा T माइनस LT/D, और ऑप्टिकल लेंथ, एंड सिमिलरली ऑन द अदर साइड बेसिकली, तो इस बार क्या होगा 1.5 जो ऑप्टिकल डिस्टेंस है 1.5 LT/D प्लस 1.7 T माइनस LT/D, और दूसरी जगह और होगा 1.7 LT/D प्लस 1.5 T माइनस LT/D। अब अगर आप इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है, तो किस केस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ऑब्वियसली ऊपर वाले केस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है क्योंकि T माइनस LT/D ज़्यादा है। तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये जो आ रहा है गैप मेरा 1.5 माइनस ये माइनस 0.2 LT/D, एक तो 0.4 LT/D आ गया, प्लस में आ गया 0.2 T, तो 0.4 L कितना है अपना, L था 1 मिलीमीटर,
टी था 12 माइक्रोमीटर, 1 mm, 12 माइक्रो एम, और टी को कॉमन ही ले लो या तो, एल बाई डी, और डी कितना है, डी था अपना 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, नहीं ये डी तो कुछ और है, टी बाई डी, हाँ नहीं 2 मिलीमीटर ही है, एल जो है 1 मिलीमीटर है और टी जो है 2 मिलीमीटर है। नहीं नहीं नहीं, ये तो इग्नोर करना ही दिया मैंने, वो इग्नोर तो नहीं होगा, डी की जगह 2D है ये एक्चुअली में ना, 2D है, 2D है, 2D है, तो 2 मिलीमीटर ऐसे कुछ हो जाएगा ना, ये 2D है, ये 2D है, ठीक है 2D है, 2D है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, 0.2 हो जाएगा ये, 0.2 एल बाई एल टी बाई एल बाई डी प्लस 0.2, तो 0.3 टी हो गया ये जो है ना, 0.3, और इसमें क्या बोलते हैं कितना शिफ्ट होगा ना उसमें, तो उसका फंडा होता था कैपिटल डी बाई डी, कैपिटल डी बाई डी इंटू जो भी हमारा न्यू शिफ्ट है, तो टी कितनी है, टी की वैल्यू कितनी रखी है इन्होंने, टी की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में 12 मिली माइक्रोमीटर, 12 माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶, एंड डी बाई डी इज नीचे 2 मिलीमीटर है, एंड कैपिटल डी जो है शायद वो 1 मीटर था, कितना था, कैपिटल डी जो है वो 2 मीटर है, 2 मीटर है ये, 2 कैंसिल हो गया, 10⁻³ यहाँ आ गया, और 3.6 इंटू 10⁻³ 0.0036, इन किस में निकालना है, इन मिलीमीटर, 3.60 मिलीमीटर है शिफ्ट में सेंट्रल मैक्सिमा के। ओके गाइस ग्रेट, ठीक है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसमें, बट अगेन वी कैन डू 2 more क्वेश्चंस बस। प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम इज लॉन्च्ड इन अ विस्कस मीडियम एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 270 मीटर पर सेकंड, ड्रैग फोर्स माइनस CV where the drag coefficient is this and this is this, horizontal distance of the wall from the point of projection is what, तो Fx जो है माइनस CV(x) है, Fy माइनस CV(y) है, ठीक है, तो इधर की तरफ 60 डिग्री 270 मीटर पर सेकंड से, तो 270 cos 60 डिग्री 135 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, इधर की तरफ CV आपकी फोर्स है, CV/m आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, एंड अगेन माइनस CV/m, एंड देन प्रोजेक्टाइल हिट्स अ वर्टिकल वॉल आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड बाद हिट करता है, तो जो वेलोसिटी होगी वो V0 135 e⁻⁻⁻m इंटू टी, ऐसे कुछ कर सकते हैं, एंड जो डिस्टेंस हो जाएगा 135 डिवाइड बाय C/m, सी की वैल्यू गिवन है 0.1 kg पर सेकेंड, इंटू 1 माइनस e⁻⁻c/m इंटू टी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एंड देन अगेन जो 135 डिवाइड बाय 0.1 ये x है, इंटू m इज़ 0.2 इंटू 1 माइनस e⁻⁻ct c/m, c/m की वैल्यू इज़ 1/2 तो वो 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1/e विच इज़ 1/2.7, एंड देन दैट इज़ 270 इंटू 1.7 डिवाइड बाय 2.7, दैट इज़ 170 मीटर्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 170 मीटर्स। इतना टाइम लगने के बाद आ रहा है, चलो ये ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में जनरली आते थे कि जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी रिलेटिवली आसान होती थी, तो कैलकुलेशन ऐसी होती थी कि सेंस बनाती थी। ऑडियो ट्रांसमीटर टी एंड रिसीवर आर हंग वर्टिकली फ्रॉम 2 identical massless strings of length 8 meter with their pivots well separated along the x-axis. They are pulled from the equilibrium position in opposite direction on x-axis by a small triangular displacement theta not equal to 1% simultaneously. If the natural frequency of the transmitter is 660 Hz. Okay. The speed of the sound in air is 330 meter per second. Maximum variation in the frequency as measured by the
ठीक है, दोनों को छोटे एंगल से किया है तो ओमेगा ए इसकी, सो जो एफ मैक्सिमम है वो हो जाएगी एफ नॉट इंटू सी प्लस ओमेगा ए अपॉन सी माइनस ओमेगा ए, एंड जो दूसरी हो जाएगी वो जाएगी एफ नॉट सी माइनस ओमेगा ए अपॉन सी प्लस ओमेगा ए। ठीक है, तो ओमेगा ए की वैल्यू निकालने वाली बात है। ओमेगा जो हो जाएगा अंडर द रूट जी बाई एल हो जाएगा ओमेगा, टाइम पीरियड में हम देखते थे, इंटू थीटा मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड है, इंटू एल, तो रूट जी एल, जी कितना है 10 है, एल कितना है देयर है 8 है, और थीटा मैक्सिमम कितना है कॉस इनवर्स 0.9 है, 0.9। ओके, ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आ जा रही है, फाइन। एंड देन अगेन, अच्छा, तो इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो कॉस इनवर्स 0.9, अच्छा, तो इसमें स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड कॉस इनवर्स 0.9, कॉस इनवर्स में क्यों दे रखा है? कुछ कैलकुलेशन आसान कराने की प्लानिंग थी क्या इसकी? मेरे 10 into 8, cos inverse 0.9 will be under the root of 1 minus sin inverse 1 minus 0.9 का स्क्वायर, 81/100 which is 19/100 का रूट। no sense in this. Okay, omega a 660 सी प्लस ओमेगा ए सी माइनस ओमेगा ए, तीसरी साता तो बढ़िया लगता अपने को, ये 300/360 हो जाता, और एक बार जो है वो 300/380 हो जाता, क्योंकि एक बार इधर की तरफ आ रहे थे, एक बार उधर की तरफ जा रहे थे, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करते, बट अगेन 660 इंटू दिस, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये समझ आ रहा है कि (12/10) 6/5 -5/6, नीचे 30 आ गया, 36 - 25 11 हो गया वो। (32) ऐसी तुक्का मारने वाली बात है, 132 निकाल लेता हूँ, उसी में मान लिया ओमेगा इतना आना चाहिए था, आ नहीं रहा ना, मतलब बिल्कुल गलत है, बट फिर और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या करें। ठीक है गाइस, तो आई थिंक ठीक है, कि जब आप तो निकले हैं आंसर, ज़रा देखते हैं क्या ठीक है। 31.19 और ये 32, ये तो गलत ही है। 170 ठीक है अपना, उससे ऊपर है 3.1.2, ओके, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। 0.2 की बात करें अपन तो 0.2 जो है 0.2 ठीक है, ये गलत है, ये वाला ठीक है, ये गलत है, एंड इससे ऊपर अपना 2.33 देगा, 2.33 1.60 2.33 1.60 भी ठीक है, और उससे ऊपर क्या रहा था अपना 11.8 और 1.67, 11.8 और 1.67 ठीक है, ये भी ठीक है, 11.8 और 1.67 भी ठीक आ रहा है अपना। तो अगेन 1 2 3 4 5 6 ठीक है, और 2 गलत हैं, तो 24 नंबर आउट ऑफ 32 अपना इसमें आ रहा है। पार्ट 2 में देखते हैं अपने पास ABC, ठीक है, ये वाला, दूसरे वाले का है
खाली ए। ओह शिट, इसमें दो रिफ्लेक्शन वाला भी होगा ए बी, बट इसमें एक मार्क ही आएगा। ओके, एंड देन 7वें का है खाली ए, ये ठीक है। और बच्चों हम देखते हैं तो 8th वाले का ए बी अपने निकाला था, ए बी सी है, इसमें 2 मार्क्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो किस तरीके से निकलेगा, तो अच्छा ये तो पूरा ठीक है। तो 4 मार्क्स, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11। चलो नेगेटिव तो नहीं हुआ, तो 11 मार्क्स आ रहे हैं इसमें अपन के आउट ऑफ 16 मार्क्स। ठीक है, इस वाले पार्ट में आते हैं। बी सी सी बी, बी सी सी बी वाला तो हमने किया ही नहीं था, इसमें तो कुछ है ही नहीं हमारा। बी सी सी बी, सी ये ठीक है, सी ये भी ठीक है, और बी भी ठीक है। तो फिर इवेंचुअली अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 ठीक है, तो 3 के नंबर हो जाएंगे 9 आउट ऑफ 12। तो 9 इसमें आ गए, 9 और 11 इसमें आ गए, 9 और 11 30, 30 और 24 54। नहीं, 3 मार्क यहाँ कटे, 5 यहाँ कटे, 9 और 11 20, 20 और 24 सॉरी 44। हाँ 44 आउट ऑफ 60 मार्क्स अपने इसमें आ रहे हैं सॉल्व करने पे। ठीक है, वो टाइम तो बंद नहीं किया था, टाइम बेसिकली सॉरी वो तो कोई 60 मिनट करीब जो भी था। तो बेसिकली पेपर 2 ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो भाई ऑब्वियसली बात है कि उतने टाइम में जहाँ पे हमारे पिछले पेपर में 51 मार्क्स आ रहे थे, यहाँ 44 नंबर आ रहे हैं, तो पक्की बात है कि इसमें तो कुछ ना कुछ गैप है ही। बट अदर देन दैट द आइडिया इज़ कि वी हैव टू मेक श्योर दैट वी सॉल्व द पेपर विद अ पॉजिटिव माइंड सेट। देखो जब भी पेपर आता है ना, तो ये गारंटीड है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हमसे सॉल्व नहीं होंगे, ये पक्का है। मतलब मैं तो जल्दीबाजी में कर रहा हूँ तो भी कुछ छूट जा रहे हैं। ठीक है, मैं ऑब्वियसली जब मैं एज अ टीचर इसे देखूंगा तो मैं टाइम लगाऊंगा हर क्वेश्चन में, तो सॉल्व कर लेंगे, वो बात एक अलग ही ऑल टुगेदर आर्ग्यूमेंट आता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर जब भी सॉल्व करें तो पक्का से कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मेरे 44 आ रहे हैं तो आप 35-40 तो लेके आ सकते हो, और अगर आप 40 नंबर इस पेपर में या 35 इस पेपर में और 40 नंबर उससे पहले वाले पेपर में 75 अगर आप फिजिक्स में लेके आ रहे हो तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा ये इन जनरल। हाँ ऑब्वियसली टॉप रैंक की तरफ जा रहे हो तो जितना मेरा आया है उसके अराउंड ही आपका होना चाहिए कि भाई 44 और 51 मतलब व्हाट इज़ दैट, टोटल कितना हो गया फिजिक्स में? 44 और 51 के हिसाब से 95 नंबर हो गए आउट ऑफ 120। ठीक है, तो वो फिजिक्स का स्कोर आ जाएगा। कि मैथ्स में बात करूँ तो मैथ्स में मे बी वो 80 आउट ऑफ 120 स्कोर होगा। केमिस्ट्री के अंदर मैं अगर बात करूँगा तो केमिस्ट्री के अंदर वही स्कोर 120 में से हम श्योर 90 के अराउंड होगा। जो टॉपर्स के लेवल पे हम स्कोर की बात करेंगे तो 90 और मतलब 90 गलत बोल रहा हूँ, मतलब 100 के अराउंड होगा वो स्कोर। तो 100, 180 और 95 विल बी 275 आउट ऑफ 360। दिस इज़ वेयर आई थिंक टॉप 100 रैंक विल लाई। जो टॉप 100 रैंक है वो इस पर्टिकुलर स्कोर के अराउंड लाई करेगी। बट अगेन वो मैं टॉप 100 रैंक की तो बात अभी कर नहीं रहा हूँ, बट मतलब आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़रूरी 275 नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन अ वे कि भाई इस तरीके से हम चीज़ों को करें, है ना। आई एम श्योर यू विल लाइक दिस एंड यू वुड बी एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर आप और भी कंटेंट अगर इस तरीके का देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे नोटिफिकेशन थोड़ा पहले आ जाता है कि कब कौन सी क्लास अपलोड होने वाली है, तो यू माइट फील अ लिटिल बेटर। श्योर, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।